Hey everybody, once again welcome back to Hell Garden। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 411। ये एपिसोड एकदम धमाकेदार और इंटेंस होगा। बेसिकली हम इस एपिसोड में शूशाओ का पत्ता साफ करने वाले हैं। आखिरकार स्टोरी में विलेंस और भी बाकी हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले पार्ट के लास्ट में जियान ने एक 5 रंगों वाला समसरा लोटस क्रिएट किया था, जिसे लॉन्च कर दिया गया होता है अपने अपोनेंट के ऊपर। हमारे इस पार्ट का मंजर शुरू होता है एक बड़ी सी क्रैश की आवाज से। स्क्वायर के बिल्कुल बीचों बीच में एक भयानक गर्म लहर फैलती है। वो स्कॉचिंग हीट वेव्स शाओ शाओ की आवाजों के साथ पूरे एरिया को बंजर कर देती हैं। यहाँ मौजूद सबके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। ये लड़का जिसकी स्टैंड बस 7 स्टार दोशान मिड स्टेज की है, ये भली भारी दुनिया में बहुत पावरफुल हो, लेकिन इस माउंटेन टॉप पे 8 स्टार दोशान से ऊपर की फ्लक्चुएशंस होती हैं। बट इनके बीच में वो वैसे ही भयानक पावर को दिखा पा रहा है। ये अटैक ऐसा होता है जिसके सामने एक 8 स्टार दोशान भी कांप पड़ता। शुजुई की आंखें टिक गई होती जियान के ऊपर और वो अपने मुंह को हाथों से ढक लेती है। वो उससे बोलती कि वही सीक्रेट आर्ट नहीं है जिसका इस्तेमाल शाओक्लैन के एंसेस्टर किया करते थे। शुजुई के मन में जिज्ञासा जागती है। इस पर वो एक बड़ा सा फैसला लेती है। फफ की साउंड से उसकी बॉडी में से वो काले रंग की फ्लेम इरप्ट होती है। वो येनफेंग जो कि जियान का अपोनेंट था, उन टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस के कांटेक्ट में आके उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली शाओक्लैन के डिसेंडेंट्स भी ऐसी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन ये भी मुझे पसंद है। उसकी पूरी बॉडी में से लाल रोशनी निकलती है। टेक्निक थी फ्लेम पीक शिफैंग। अचानक से उस बुड्ढे यानफेंग की पीठ के पीछे से 4 फ्लेम सोल माउंटेन्स खड़े होते हैं। हर एक माउंटेन हजारों फीट ऊंचा था। इनमें से बूम बूम के साउंड साथ पावरफुल फ्लेम से इरप्ट हो रही होती हैं। इनके प्रेशर से पूरा स्क्वायर कांपने लगता है। जानवी पागलपन से भरी स्माइल के साथ बोलते हैं, ओ तो चलो देखते हैं हम में से किसकी टेक्निक पावरफुल है। उसकी हथेली का वो 5 रंगों का फायर लोटस आसमान चीरते हुए उस यानफेंग के पास आ जाता है। फाइनली समसला लोटस और फ्लेम सोल माउंटेन्स के बीच में कोलिजन हुआ था। पूछती है बूम 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 की भयानक आवाजें पूरा स्क्वायर थर्रा उठता है। फ्लेम की लपटें आसमान के रंग बदल रही थी। यह दांती में इसके धारता है 5 पेयर लोटस बुद्धा रात समसरा स्लॉटरिंग गॉड एंड घोस्ट। रिजरेक्शन के बाद मिलने वाली अनडेड बॉडी की वजह से यानफेंग अपनी पावर के पीक पे था। ऑफ कोर्स शूशाओ के कंट्रोल में भी होता है। उसके बड़े बड़े फ्लेम सोल माउंटेन्स रंबलिंग आवाजों के साथ जान के फायर लोटस का रास्ता खूब रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके इन सब में क्रैक्स फैलने लगते हैं। वो फ्लेम स्पेस को चरचराती हुई अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रही थी। ऑफ कोर्स दोनों फोर्सेस एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी कर रही होती हैं। इनके बीच का डेडलॉक काफी समय तक चलता रहा था। जब लास्ट में पटाखों की तरह सब कुछ बिखर गया होता है, तभी फ्लेम लोटस का एक छोटा सा हिस्सा उस यानफेंग के शरीर के सामने फिर होता है। जिश की आवाज गूंजी थी। उसकी स्किन की पोर्स तुरंत खुल जाते हैं। अंदर जो फेथ और सोल पावर भरी होती है वो सडनली बाहर निकलती है। जैन जिसने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पहले ही फैला रखा था, वो तुरंत समझ जाता है कि इमोर्टल बॉडी एक्चुअली में फेथ पावर की देन है जिसमें सोल पावर मिलाई गई है। वहीं पे बुड्ढा यानफेंग हंस के बोलते, लड़के मुझे मानना पड़ेगा कि अब तक मैंने जितने भी जूनियर्स देखे हैं उनमें से भी तेरा टैलेंट और एबिलिटी सबसे ऊपर है, लेकिन मैं तुझे और भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दूंगा। वो बिजली की तरह झपट पड़ता है जियान की तरफ। फिर इसमें बुझ बुझ की आवाजें गूंजती हैं और डार्क कार्निवल लॉर्ड को तुरंत ही बाईपास कर देता है। जियान सीन को देख के दांती मीस के बोलता है, डैम इट। ऑफ कोर्स दिमाग में उसके ऑब्जर्वेशन लगातार चल रही थी। उसका बुद्धरा समसरा भले इस यानफेंग को खत्म न कर पाया हो, लेकिन अब इसके घाव पहले की तरह तेजी से नहीं भर रहे थे। यानी कि जिस भी तरीके का इस्तेमाल करके इसे इमोर्टल बॉडी दी गई है वो भी बिना कमजोरी के नहीं है। जहाँ पे जियान की इमोर्टल फ्लेम के अंदर सच में एक इमोर्टैलिटी थी, वहीं भी ये सिर्फ एक अधूरी नकल होती है। तो एक वूश की वजह यानफेंग की बॉडी किसी घोस्ट की तरह जियान के सामने अपेयर होती है। उसका ऑरा हैवी था। आखिरकार एक अनडेड बॉडी और परफेक्शन एक साथ दोशियान। ये बुड्ढा इनकारनेशन से बहुत दूर नहीं था। हाउएवर ये अपेयर ही हुआ होता है तभी एक आवाज कहती, जियान पीछे हटो। जब जियान पीछे पलट के देखता है तो वो चौंक गया था, क्योंकि और कोई नहीं बल्कि शुजुई थी। इस मोमेंट में उसकी फ्लॉलेस सफेद रंग की त्वचा एक काले फ्लेम के पैटर्न से ढकी हुई होती है। साथ में एक ब्लैक फ्लेम का क्लस्टर फ्लोट कर रहा होता है उसकी हथेली के ऊपर। वो जो चीज सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग होती है वो होता है उसका ऑरा। शुजुई इस मोमेंट में 6 स्टार दोशान से 8 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। जब जियान उस फ्लेम को अपनी एम्बर सोल फायर से फील करता है वो कहता है इम्पॉसिबल। वहीं पे यान क्लैन का वो एल्डर यानफेंग भी अभी शॉक हो गया होता है। खैर वो रिकवर करते हुए बोलता है, इंटरेस्टिंग। शाओ क्लैन की इनहेरिटेंस फ्लेम गार्डियंस ने ऐसे छिपा रखा है। ये होती 12th रैंक होली फ्लेम, डेविल फ्लेम ऑफ डार्क नाइट, अनडाइंग डेमोनिक फायर। जैसे शुजुई का हाथ फड़काता एक बूम का साउंड गूंजता है। वो ब्लैक फ्लेम पूरे स्क्वायर को आग का समुद्र बना देती है। माहौल डेवलिश हीट और डिस्ट्रक्शन से भर गया था। इस फ्लेम की इंटेंसिटी को फील करके यानफेंग की आंखें ट्रेम्बल हो जाती हैं। वो टिस्क करके बोलता है, डेविल फ्लेम ये सच में ट्रबल है। अभी स्क्वायर के ऊपर 3 बैटल चल रही होती हैं। पहली क्लैश हो रही थी येनियन और फैंग वानर के
बीच में, जो कि ऑफ कोर्स सबसे पावरफुल भी होती हैं। दूसरी बैटल चल रही होती है शू शाओ की खुद से, जो अपने माथे को रेड पैटर्न्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसे बैटल फील्ड में शू जिंग यान फेंग के खिलाफ आ चुकी होती है। जगह जगह पे स्पेस फटता है। इस डिस्ट्रक्शन की वजह से पूरी माउंटेन रेंज थर्रा गई थी। लगता है चीजें काफी अधिक क्लियर हो जाएंगी। फोकस ले जाते हैं हम जियान की तरफ, जिसका दिल अभी जोर से धड़क रहा था। वो चारों तरफ फैली उस ब्लैक फ्लेम को सेंस करके बोलता है, सच में 12th नेदर नाइट डीमन फायर है। जियान जानता था कि डार्क नाइट डीमन फायर ये कितनी ज्यादा डेंजरस कही गई है। इसका इस्तेमाल करने के लिए फ्रेश ब्लड चाहिए होता है, वरना ये अपने मालिक को ही निगल लेगी। ये ब्लैक फ्लेम इतनी अजीब होती है कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स में इसे अनडाइंग डेमोनिक फायर कहा गया। ऐसी फ्लेम जिसे बुझाना नामुमकिन है। जियान को महसूस हो रहा था कि अगर ये फ्लेम उसकी बॉडी में चली गई तो जिंदगी उसकी भी नर्क हो जाएगी। इसकी रैंकिंग सीधी 12th होती है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जियान की एम्बर फ्लेम अब भी इतनी पावरफुल नहीं थी, शायद इसीलिए उसे बेचैनी महसूस हो रही होती है। वो शूजिंग की तरफ शूट होकर बोलता है, क्या तुम ठीक हो? उस भयानक समसरा लोटस का इस्तेमाल करने की वजह से जियान का चेहरा भी पीला पड़ गया था, लेकिन शूजिंग उसे दूर जाते हुए बोलती, मुझे छुओ मत। सिचुएशन ऐसी लगती है जैसे चीजें बहुत जल्दी बेकाबू होने वाली हो। इस पर लड़की जियान की आंखों में भी देखने से डर रही होती है, और इसका कारण असल में शाओ क्लैन की इनहेरिटेंस फ्लेम थी। शूजिंग ने मजबूरी में इसे अब्सॉर्ब किया था, लेकिन तब से इस फ्लेम ने उसकी जिंदगी को उलट पुलट करके रख दिया है। हालांकि अभी इसका इस्तेमाल करने से उसकी ताकत बढ़ गई है, लेकिन कंट्रोल और परसेप्शन ये और भी कमजोर हो चुका है। वो बस महसूस कर पाती है चारों तरफ के खून को। अभी जाने से उन ब्लैक फ्लेम से एक बड़ा सा शैडो बीस्ट बनता है, तो इसे रोर करके अपनी पंजे को उठाता है। हमला कर दिया गया था उस बुड्ढे यान फेंग के ऊपर। डार्क अंडरवर्ल्ड लॉर्ड भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। उसके हथेली पे डार्कनेस की पावर इकट्ठी हुई थी, जिसे उसे शूट कर देता है उस बीस्ट की तरफ। उस ब्लैक फ्लेम बीस्ट ने जैसी डार्कनेस की पावर को महसूस किया, ऐसा लगता है उसकी आंखों में एक नई भूख जाग गई हो। वो हो की आवाजें करते हुए उसे डिवावा कर लेता है। शरीर हो जाता है उसका और भी डरावना। उसके ऊपर कई काले रंग के निशान उभर आए थे। इस सीन को देख के जियान की आईब्रोज नेट हो जाती हैं। वो महसूस कर पा रहा था कि ऐसे मिलकर अटैक करने से भी उसे थोड़ा सा समय मिलेगा। दूसरी तरफ मिस्टर फेंग वानर अपनी रिइंकार्नेशन की पावर के साथ हमले तो बार बार कर रही थी, बट उन्हें अब भी उस बुड्ढे यान की इमोर्टल बॉडी का तोड़ नहीं मिला होता। जब शूजिंग जियान की तरफ मुड़ के देखती है कि अभी वो दूर नहीं गया, वो कहती है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? जियान अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। एक्सप्रेशंस काफी हैवी होते हैं। वो कहता है, मैं इस अनडेड मैजिक को तोड़ सकता हूँ। अपने एक हाथ पे साइन फ्लेम को इकट्ठा करते हुए शूजिंग उसे दूर ढकेलने लगती है, लेकिन ये नीले रंग की फ्लेम जियान की एम्बर ऑफ सोल फायर का कैसे सामना कर पाती? जैसे एम्बर फ्लेम तुरंत ही प्योरीफाई कर देती है। जियान अपनी जगह से बिल्कुल हिला भी नहीं था। वो फाइनली अपनी कलाई से रोप को पीछे हटाता है। जियान बोलता है, बाइट करो। इस सीन ने शूजिंग को स्टन कर दिया था। एट द सेम टाइम उसकी आंखों में दिखाई देता है एक ब्लैक ग्लो। अभी उसके एक्सप्रेशन ऐसे डिस्टॉर्ट होते हैं जैसे वो खुद को कंट्रोल करने में अपनी आखिरी पावर को भी लगा रही हो। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होती जाती हैं। वो चिल्ला के बोलती, जियान दूर जाओ, लेकिन जियान शांत रहा था। वो कहता है, ये फ्लेम हमारी शाओ क्लैन की इनहेरिटेंस है, और शाओ क्लैन के डिसेंडेंट होने की वजह से अगर तुम मेरे खून को नहीं पीती हो तो अपने शरीर में इस फ्लेम को शांत नहीं कर पाओगी। ये सुन के शूजिंग कांपने लगती है। हाउएवर तभी उस बुड्ढे यान फेंग की आवाज आती है दोनों के कानों में। वो हंस के बोलते, अब सब खत्म हो गया। उसके हाथों के ऊपर फ्लेम से बने हुए बड़े बड़े क्लॉज उस ब्लैक फ्लेम बीस्ट को बीच में से फाड़ देते हैं। आंखों में से फ्लेम लेजर बीम को शूट करता है, जैसे टकरा के डार्क अंडरवर्ल्ड लॉर्ड दूर चला गया था। इस मंजर को देख के जियान कहता है, कम ऑन, हमारे पास समय नहीं है। अभी शूजिंग की पूरी आंखों को ब्लैक ग्लो ने ढक लिया था। उसके शरीर के काले पैटर्न्स और भी गहरे हो जाते हैं। उसके दोनों हाथ पकड़ते हैं जियान की कलाई को, फिर उसके दांत जियान की त्वचा में गड़ गए थे। गूंजती हुई हल्की सी क्रक की आवाज और दर्द की वजह से जियान दांत ही मींच लेता है। ये पेन उसकी बॉडी में नहीं बल्कि उसकी ब्लड लाइन से हो रहा था। आखिरकार उसकी ब्लड लाइन को खींचा जा रहा होता है। इस लड़की के होठों से होते हुए ब्लैक फ्लेम जियान की मेरिडियंस में घुस जाती है। वो वहां से शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को डिवॉर करती है। भले जियान अपने आप को कमजोर होते हुए महसूस कर रहा हो, लेकिन वो तब भी अपने आप को संभालता है। दूसरी तरफ शूजिंग रोकी नहीं थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पे वो लाल सा बढ़ती जाती है, जैसे वो जियान की ब्लड लाइन के आखिरी ट्रेस को भी खींच लेना चाहती हो। देखते देखते जियान का चेहरा फीका पड़ जाता है। अच्छी बात ये थी कि जैसे जैसे शाओ क्लैन की ब्लड लाइन शूजिंग की बॉडी में जाती है, उसका दिमाग शांत होने लगता है और ऑरा भी स्टेबल हो गया था। वो फाइनली धीरे से अपने होठों को वापस लेके बोलती है, थैंक यू। जियान फाइनली गहरी सांस लेके बोलते हैं, अब अपनी दोनों होली फ्लेम्स को मुझे दे दो। शूजिंग इस बार हिचकिचाती भी नहीं है। एक हाथ पे पैर होता है ब्लू क्रिस्टल, तो दूसरे पे पफ की साउंड के साथ वो ब्लैक होली फ्लेम क्रिस्टल दिखाई देता है, जैसे उसने जियान को सौंप दिया था। बिना हेजिटेशन के जियान के सामने का स्पेस फटता है। इसमें से एक के बाद एक होली फ्लेम के क्रिस्टल्स निकले थे। बेसिकली दो ही होते हैं, एक होता है एम्बर ऑफ सोल फायर का, दूसरा इमोर्टल फ्लेम का। वहीं पे दो क्रिस्टल शूजिंग के सामने थे। इस तरह से टोटल 4 होली फ्लेम क्रिस्टल्स हो जाते हैं। एम्बर फ्लेम के अंदर होती है फायर आर्टियनिन, घोस्ट फेस सोल फ्लेम, इथेरियल आइस फ्लेम
फ्लेम अनडाइंग फायर और थोड़ी सी एसेसिया फ्लेम की पावर मिली होती है। दूसरा क्रिस्टल था इमोर्टल गोल्डन फ्लेम का, फिर वो डार्क नाइट डीवन फायर का क्रिस्टल और ब्लू होली फ्लेम। बेसिकली अगर नंबर ऑफ होली फ्लेम्स की काउंटिंग करी जाए तो 36 में से 7 होली फ्लेम्स इस जगह पे मौजूद होती हैं। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लेस नहीं था जहाँ इस लेवल का मंजर देखा जा सके। जब ये सारे क्रिस्टल्स अपीयर होते हैं, इस स्क्वायर के ऊपर का वॉइड बूम बूम की आवाज से कांपने लगता है। उस हीट की वजह से दूर दूर की पहाड़ियां डहती हुई दिखाई देती हैं। हवा में ऐसा प्रेशराइजिंग ऑरा फैलाता है जैसे फायर किंग यहाँ पे खुद आ गए हो। ये पूरा सीन लावा पर्गोटरी जैसा हो जाता है। उस 5 रंगों की बुद्ध इनकारनेशन लोटस ने पहले यानफेंग को हिला के रख दिया था। अब जब जियान ने 2 और होली फ्लेम्स ऐड कर दी हैं, ऐसे में बस एक यानफेंग की क्या औकात रह गई थी। अगर उसका अटैक सच में सक्सेसफुल रहा तो शूशाओ भी इसकी चपेट में आएगा और तब जियान को उसके रिजरेक्शन मेथड का रहस्य मालूम पड़ सकता है। लेकिन जियान के लिए सबसे बड़ी चिंता ये भी होती है कि उसका शरीर 7 होली फ्लेम्स को संभालने के काबिल नहीं था। अगर फ्यूजन में कोई भी चूक हो गई तो उसका एग्जिस्टेंस मिट जाएगा। जानकारी सांस को बढ़ता है, फिर शूजुइंग से ली गई वो ब्लैक और ब्लू होली फ्लेम्स धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी थी। वो 12th रैंक डार्क नाइट डीवन फायर जैनिस के अंदर की खून की प्यास को अच्छे से महसूस कर पाता है। फिर दूसरी होती है 24th रैंक। इस फ्लेम के अंदर आइस और फायर दोनों की पावर होती है। ये उसकी पुरानी बोन स्पिरिट हैवी फ्लेम जैसी थी। जैसे उसकी हथेली इन दोनों क्रिस्टल्स को टच करती है, पूछती है थम 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 की आवाजें। वो डरावना ऑरा फैलाता। फ्लेम्स इस तरीके से वायलेंट होती हैं जैसे वो जियान को झुकाने की कोशिश कर रही हो। जियान बिना हेजिटेशन के बोलता है फैंजू। फ्लेम मंत्र फुल स्पीड में एक्टिवेट हो जाता है। जैसे वो रिफाइंड ऑरा इन फ्लेम्स के अंदर जाता है, ये भीगी बिल्ली की तरह शांत होने लगती है। जियान चौंक गया था। हालांकि वो फ्लेम मंत्र को इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन इतनी आसानी, चेहरे पे फाइनली एक स्माइल आती है। दूसरी तरफ वो शूशा अपने ब्लड पैटर्न्स की पावर को सुप्रीम एल्डर यान की तरफ भेज रहा था। वो जियान की तरफ देखता तक नहीं। जियान कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है इतना भरोसा है, हाँ अच्छा है। कुछ ही पलों में फ्लेम शांत हो जाती है। वर्ड में डांस करती हैं जियान की उंगलियां। ये अजीब अजीब से हैंड पेंट्स बनने लगते हैं। उसके सामने वेंग वेंग के साउंड के साथ फ्लेम्स के वॉर्टेक्स बनते हैं। इस फिनोमेना के सामने आसमान भी ऐसे वाइब्रेट होता है जैसे वो डर गया हो। जियान वॉइस से घुड़ के बोलते हैं हेवली ट्रिबुलेशन, लेकिन कैसे पॉसिबल है। बादलों के बीच में कई थंडर बीम्स क्रैश क्रैश की आवाजों के साथ सीधे जियान की ओर बरसना शुरू हो जाती हैं। इनमें डिस्ट्रक्टिव पावर ऐसी थी कि कोई भी छू के राख बन जाए। अभी जियान अपने फ्यूजन के क्रूशियल स्टेप पे था। अगर वो भी हिला तो 7 कलर फायर लोटस टूट जाएगा। उसका अंत है। अच्छी बात है तभी शूजिंग का फिगर उसके ऊपर अपीयर होता है। वो थंडर बीम से सीधी टकरा जाती है। वो इतनी क्रैश बूम बूम की आवाजें, मुंह से खून बाहर आया था और सांसें कमजोर हो जाती हैं। लेकिन जियान की तरफ देख के वो हल्की स्माइल पास करती है। ये देखिए जियान के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा आइसी कोल्ड हो जाते हैं। रिलीज होता है वो कोल्ड किलिंग इंटेंट। वो धाड़ के बोलता है फ्यूज। वो बुड्ढा जो कि फ्लक्चुएशंस की वजह से जियान के पास आने से डर रहा था, अभी उसके माथे को पसीने ढक लिया होता है। वो सोचता है उस 5 रंगों के लोटस ने मुझे पहले ही ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, लेकिन अगर ये 7 रंग का लोटस बन गया तो मेरी अनडाइंग बॉडी मुझे बचा नहीं पाएगी। शायद शाओ क्लैन की इनहेरिटेंस फ्लेम होने की वजह से, बट वो नेदर नाइट डीमन फायर जियान का बहुत विरोध नहीं करती है। जैसे जियान अपने दोनों हाथों को पास में लाता है, वो शुजुइंग की दूसरी ब्लू फ्लेम से मर्ज होने लगती है। वो बिना हेजिटेशन के अपने शरीर में जितनी भी दुखी होती है उसे इन 7 फ्लेम्स के बीच में उड़ेल लेता है। साथ में वेंग वेंग के संग सा स्पेस फ्लक्चुएट हुआ था। एक ओवरवेलमिंग सोल ऑरा इन होली फ्लेम्स को जोड़ने की कोशिश करने लगता है। इन 7 फ्लेम्स के कोने आपस में खींच के एक दूसरे से मिलने लगते हैं। ये देखिए यानफेंग की रीढ़ की हड्डी काम जाती है। बिना हेजिटेशन के परफॉर्म करता है अपनी अल्टीमेट मूव को, जिसका नाम था वानियन अर्थ लॉक। जमीन क्रैक क्रैक बूम की आवाज के साथ फटती है। इस पहाड़ की चारों तरफ की जमीन में से 11 फ्लेम की बनी जंजीरें निकलती हैं। उन जंजीरों में भी हल्का सा रिइंकार्नेशन का ऑरा भी झलक रहा था। हाउएवर जब इस सीन को जियान देखता है वो कहता है अच्छा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो सामने पॉइंट करके बोलता है 7 कलर फायर लोटस गो। अभी फ्लेम लोटस सीड जो कि किसी मुट्ठी के बराबर होगा वो उसकी हथेली की ओवरफ्लो कर रहा था। इसकी 7 पत्तियों में 7 रंग चमक रहे थे। बीच में होता है एक प्यारा सा लोटस कोर। हाउएवर इस छोटी चीज में वो पावर थी जो सीधा हेवन को चुनौती देते। उस रेवोल्यूशन गाना आश्चर्य की बात नहीं होती है। स्पेस रिप 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 की आवाज से फटता है। इस सीन को देख के यानफेंग का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाता है। फैलती हुई मौत की लहर। उसने महसूस किया था कि इस वार के सामने की अनडाइंग बॉडी बेकार है। इस वक्त वो की आवाज साथ फैलने वाली शॉकवेव पूरे स्क्वायर के परकच्चे उड़ा देती हैं। एंशिएंट जेड से बनी हुई स्टेज जगह पे झटक गई थी। इनके बीच की दरारें बढ़ती जाती हैं। व्हाइट ट्विस्ट और बर्न होता है। हवा में 7 रंगों का फायर स्ट्रीट चुपचाप से फ्लोट कर रहा था। इसे चारों तरफ से ढक रखा होता है 10,000 फीट लंबी रिइंकार्नेशन फायर की चेन ने। के सामने स्पेस और टाइम की फैब्रिक की एक नहीं चलती। यानफेंग को मालूम भी नहीं पड़ता कि कब उसके पास आ गया। तभी जियान की थंडर आवाज गूंजती है जो बोलता है ब्लूम। जैसे 7 कलर फायर लोटस जियान की ऑर्डर्स को सुन रहा हो। शू की वाइस जियान की बॉडी में जो बची हुई दुखी रह गई होती है उसे भी
खींच लेता है। लोगों के कानों में जाती हैं सीटियों जैसी आवाजें। लोटस के वो 7 कलर्स और भी इंटेंस हो जाते हैं। स्पेस चुपचाप से कोलैप्स होने लगता है। उस लोटस के चारों तरफ 7 फायर बीम्स कंडेंस होती हैं, जैसे वो उसे गार्ड कर रही हो। इनके कांटेक्ट में जो भी आ जाता है वो तबाह हो जाता था। यान फेंग के चेहरे के सारे रंग उड़ चुके होते हैं। वो समझ जो आता है इस लड़की को उसने कितने हल्के में लिया। दोनों हाथों को उठाता है, उसकी सैलाब जैसी दुई की तो सारी फायर चेन्स बजाने लगती है। गूंजती वो चीज जी की आवाजें। चेन स्पेस को चीर के बढ़ जाती है लोटस की तरफ। उस अफसोस की बातें जैसे वो फ्लेम के कांटेक्ट में आती हैं, वो समसरा फायर चेन उन्हें बाउंस बैक कर देती है। यान फेंग की अल्टीमेट टेक्निक थी, लेकिन इससे भी नाकाम होते हुए देख वो हक्का बक्का रह जाता है। आखिरकार ये अगर बेकार हो गया तो फिर वो बिना हेजिटेशन के अपने कदमों को पीछे रहता है। अभी जियान गुर्रा के बोलता है भागना चाहता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। चिंता मत कर, तेरे जैसे शाओक्लेन के दुश्मनों को एक एक करके हेल में भेजूंगा। इतना कह के जियान की 5 उंगलियां क्लेंच हो गई थी। चाहे धरती हो या फिर आसमान, उस फायर लोटस की तरफ से उठता है, जैसे कोई चीज रियलिटी को अपने अंदर खींच रही हो। अगले पल एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग एक्सप्लोजन हुआ था। वो बूम की वायु साथ फैलने वाली लहर पूरे आसमान को ढक लेती है। वो 7 फायरी बीम्स यानफेंग की बॉडी को कीलों की तरह जकड़ लेते हैं। उस यानफेंग ने जल्दी से अपनी फायर चेन्स को चारों तरफ लगा के खुद को एक बैरियर से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो चेन्स पफ ऑफ की वजह से धुएं की तरह ब्लास्ट हो जाती हैं। इनके डिफेंस कागज जैसे थे। अभी यानफेंग किसी कैदी की तरह एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे खड़ा हुआ था, इंतजार था बस खोपड़ी उड़ने का। 7 कलर फ्लेम लोटस का जो कोर होता है, उसमें से पतली पतली लाइट बीम्स निकलती हैं, जो यानफेंग के शरीर को बिल्कुल छलनी कर देती हैं। ऑल्दो अनडाइंग पावर उसकी बॉडी को जोड़ के रख रही थी, लेकिन अब उसके घाव को सिकुड़ने का मौका नहीं दिया जाता। और फेथ की पावर कमजोर पड़ गई थी। वो बुड्ढा यानफेंग चीख के बोलता नहीं। अफसोस की बात है कि लोटस का कोर एक सफेद रंग की हालों में बदलता है, जो टूटते हुए तारे की तरह उसके ऊपर गिर पड़ा था। आसमान में एक सफेद रंग का फ्लेम और चमकता है। इस पूरे सीक्रेट रेल में ऐसा डिवाइन ऑरा फैलता है कि जिसके कांटेक्ट में आके वो डार्क रेड कॉफिन्स भी कांप जाते हैं। फिर उस सफेद फ्लेम के ऑफ के बीच में से बूम 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 के साउंड के साथ हीट वेव्स और डिवाइन रेन्स फैलने शुरू हो जाते हैं। ये माउंटेन जो कि एक समय पे आसमान को टच करता था, इस वो जल के राख हो गया होता है। बस हवा में फ्लोट करता रह जाता है वो ब्लैक स्टोन, जिसे ढका होता है सील फॉर्मेशन ने। शुजुइंग, जिसकी बॉडी में अभी ब्लैक फ्लेम की कोर पावर होती है, वो जल्दी से जियान के पास आके उसे प्रोटेक्ट करती है। वो पूछती है क्या तुम ठीक हो? जियान धीरे से जवाब देता है हाँ। वो बूमिंग और रंबलिंग आवाजें कई मिनट तक चलती रही थी। जब शांति वापस लौटती है तो यानफेंग जहाँ पे खड़ा हुआ था, अब वहाँ पे एक बॉटमलेस अबिस बन गया होता है, जिसके किनारे अब तक गर्म आग से जल रहे होते हैं। इसी मोमेंट में अचानक से शुशाओ के पीछे का डार्क रेड कॉफिन क्रैक बैम के संग साथ फूट जाता है। उसके अंदर से सफेद रंग की हड्डियां निकलती हैं, जो पल भर में राख हो गई थी। ये देख के जियान हंसते हुए बोलते जो सोचा था वैसा ही निकला। तो इस सो कॉल्ड अनडेड मैजिक में भी कई रेस्ट्रेंट्स मौजूद हैं। जब इसकी आंखें से कुट जाती हैं, वो पूछता है शुशाओ कहाँ पे है। शुजुइंग ने अपनी होली फ्लेम को वापस खींच लिया था और वो जियान को एक सुरक्षित जगह पे ले आई होती है। वो कहती है शायद वो रिइंकार्नेशन रियल्म के अंदर है। बेचारे पे उसकी स्टोरी रिंग ट्रेम्बल होती है। बाहर आते ही कई हीलिंग मेडिसिन जो कि जियान की मुंह में चली जाती हैं। फटाफट से हैंड चेंज करके इस जगह पे एक डोची सोल फॉर्मेशन को कंडेंस कर देता है, तो उसकी थोड़ी सी पावर रिकवर हो गई थी। वो एंशिएंट रूलर को हाथ में उठा के बोलता है तो ठीक है। लगता है शुजुइंग को समझ में आ गया था कि जियान क्या करना चाहता है। उसे लाके बोलती है बेकार है, मैं पहले ही कोशिश कर चुकी हूँ। हाउएवर इसी इंस्टेंट में उस हैवी रूलर को एक कलरलेस फ्लेम ढकती है। स्टेबल हो चुका स्पेस वैंग बस के साउंड से फ्लक्चुएट होता है। रूलर जैसे नीचे की साइड में हैक होती है, जमीन और आसमान तो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। बनता है एक बड़ा सा क्रैक। उषा को सोल अवतार जो कि अब तक वॉइड में छिपा हुआ था, जियान के इस अटैक ने उसे चकनाचूर कर दिया था। उसकी वाइटलिटी धुआं बन के उड़ जाती है। आसमान की बादलों में सुनाई देती हैं गड़गड़ाने की आवाजें। इनमें कई अजीब बदलाव होने लगे थे। अगले पल स्पेस क्रैक से बाहर आते हैं 3 फिगर्स। मिस्टर फैंग वार्नर, यानियन और वो शुशाओ। तीनों ही खून से रंगे होते हैं। फैंग वार्नर की आंखों में से नफरत कम नहीं हुई होती। वहीं भी जब शुशाओ जियान को देखता है, अपने चेहरे पे उन डरावने यानी कि हिडियस एक्सप्रेशन को लेके वो पागलपन के साथ दौड़ना शुरू कर देता है। वो चीख के बोलता है लिटिल बीस्ट, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन जियान को परवाह नहीं थी। एक्चुअली में शुशाओ ने ऑलमोस्ट अपनी आधी सोल पावर को उन कॉफिन्स के साथ बाहर छोड़ दिया था, जिसे जियान पहले ही तबाह कर चुका है। और अभी बचा हुआ शुशाओ उसके सामने कुछ नहीं था। एंशिएंट रूलर को पफ की वाइट साथ होली फ्लेम ढकती है और इसे हैक कर दिया जाता है शुशाओ की तरफ। शुशाओ की बॉडी में से वो आर्ट की आवाजों के साथ सोल बॉडीज की चीखें निकलने लगती हैं। जब इसके रियल बॉडी के साथ ऐसा होता है तो जो आखिरी डार्क रेड कॉफिन था, कि बड़े बड़े क्रैक्स दिखाई देते हैं। इस बार लगता है शुशाओ का खेल सच में खत्म होने वाला था। अचानक से येनिन के पास एक और शुशाओ अपीयर होता है, जो पीछे हट के सोल बॉडी से मिल जाता है, जिसके जियान ने 2 हिस्से कर दिए थे। ऐसा होते ही वो कट्टू की सोल बॉडी फिर से जुड़ गई थी। ऑफ कोर्स उसकी ओरिजिन पावर बहुत रिड्यूस हो गई होती है। शुशाओ गुर्राते हुए बोलता है बेस्ट बेस्ट, अगली बार तो ये खत्म कर दूंगा। उसकी दोनों सोल बॉडीज एक होने लगी थी। उसे ढकने वाली जियान की होली फ्लेम भी हल्की पड़ने लगती है। एक्चुअली में रिइंकार्नेशन रियल्म के अंदर
अंदर मिस्टर फैंग वार्नर और यानन के बीच में फाइट चल रही थी। उसमें शूशाओ फैंग वार्नर के ऊपर खतरनाक अटैक करने वाला था, लेकिन तभी जियान ने उसे एक साथ दूषण परफेक्शन यानी फैंग को खत्म कर दिया। युद्ध का रुख वहीं से बदल जाता है। क्या जियान को बताता कि सोल पैलेस के लोगों की टैक्टिक्स क्या होती हैं। जब इन्हें एहसास होता है कि हारने वाले हैं, ये तुरंत ही जगह से भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो बिना हेजिटेशन के अपनी हैंडसीज को चेंज करता है। उसने जिस फॉर्मेशन को पहले से चारों तरफ फैला रखा था, वैंग बजिंग आवाज के साथ वो एक्टिवेट हो जाती है। इस तरीके से इम्प्रिजन होती है शूशाओ की दूसरी सोल बॉडी। उसके शरीर में जगह जगह से पफिंग आवाजें गूंजती हैं। उसका ओरियन ऑरा खींचा जाता है। वो चाहे कैसा भी स्ट्रगल कर रहा हो, वो जियान के ग्रास्प से बच नहीं पाता। जियान कोल्ड आवाज पूछता है, साफ बोल, ये अनडेड मैजिक और रिजरेक्शन मैजिक है क्या? उसके हाथ के एक इशारे से फ्लेम का बड़ा सा क्लॉ शूशाओ की सोल बॉडी को जकड़ लेता है। लेकिन तब भी शूशाओ गुर्रा के बोलता है, सपने देख। उसकी सोल बॉडी जगह जगह पे चमकनी शुरू हो जाती है और उस बड़ी पैटर्न उसके शरीर के अंदर समा गए थे। हाउएवर इसे देख के जियान धाड़ के बोलता है, सोल फ्लेम सॉलो इट। एम्बर ऑफ सोल फायर से घोस्ट फेस सोल फ्लेम निकली थी। ये किसी बड़े से घोस्टली जबड़े को बना के शूशाओ के आधे शरीर को पल भर में निकल जाती है। क्या इसी के साथ रुक गया था शूशाओ को सेल्फ डिस्ट्रक्शन, लेकिन अब उसका सोल ऑरा बॉडी के फॉर्म को सस्टेन नहीं कर पाता। वो जियान तरफ देख के बोलता है, सोल पैस के बुड्ढे मूर्ख हैं, लेकिन बच्चे तो उनके खेलों को बाद में समझोगे। उसका बच्चा हुआ ऊपर का धड़ भी कांपता है। फिर एक फश की वाइट के साथ वो एक ब्लडी पूल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जियान को इस लास्ट के विस्फोट में कोई फेथ की पावर सेंस नहीं होती, बल्कि सेंस होती इविल रेस की स्ट्रेंथ। वो गंदा सा सिनिस्टर ऑरा या दांती मीस के बोलता है, डैम इट, तो मैं इसे लास्ट तक पहचान नहीं पाया। वो शूशाओ की सोल को बचा के रखना चाह रहा था, लेकिन वो सच में तबाह हो चुका था। अब रिजरेक्शन मैजिक भी उसे दोबारा लौटा नहीं पाएगा। इसी समय यहाँ से थोड़ी दूर खड़ा वो बुड्ढा जिसका नाम यानिन था, उसका शरीर धुंधला होने लगता है, लेकिन होठों पे थकावट से भरी स्माइल होती है। वो हा करके बोलता है, शाओक्लन की गार्डियंस की ताकत मैंने आज सच में खुद विटनेस कर ली। ये देखे शुजुइंग का दिमाग जलना जाता है। चीजें उसके दिमाग में भी क्लिक करने लगी थी। जियान बताता है कि फॉर्मेशन को कास्ट करने वाला शूशाओ था। उसके मरते इविल मैजिक भी टूट रहा है। जियान लास्ट में अच्छे से महसूस करता है कि शूशाओ के खत्म होने के बाद यान क्लैन का वो लेट सुप्रीम एल्डर किसी वॉलेंट नहीं बल्कि एक नरमी से भरे ऑरे को रेडिएट कर रहा था। वो सुप्रीम एल्डर भारी आवाज में कहता है, मैं गायब होने से तुम सबको चेतावनी देना चाहता हूँ कि ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर और गॉड वर्ल्ड से सावधान रहना। ये रिजरेक्शन मैजिक बस हम तक ही सीमित नहीं है। सोल पैलेस जो कि सोल क्लैन की सब ब्रांच है, वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। लगता है सोल क्लैन को पीछे से कोई और ऑपरेट कर रहा है। और जहाँ तक बात रही शाओ क्लैन और गार्डियंस के बीच की नफरत की, तो शायद इसे जानबूझ के भड़काया गया है। उम्मीद है तुम इसमें फंसोगे नहीं। ये उसके आखिरी शब्द होते हैं। वो मिस्टर फैंग वार्नर हल्की आवाज में कहती हैं, खत्म हो जाओ। उनकी हथेली के एक इशारे पे वॉर्ड में से कई आईसी एरो यानिन के शरीर को कॉफिन में ढकेल लेते हैं। नेक्स्ट मोमेंट में कॉफिन और यानिन पफ पफ की आवाजों के साथ छोटे छोटे फ्लेम क्रिस्टल्स में बढ़ के चारों तरफ बिखर गए थे। इस तरीके से शूशाओ के गिरते ही बाकी रिजरेक्टेड लोग भी गायब हो गए। लेकिन सवाल ये था कि शूशाओ ने इतने लोगों को समन कैसे किया? ये रिजरेक्शन मैजिक असल में काम कैसे करता है? ये शब्द शूशाओ की मौत के साथ ही धुएं में छिप गए होते हैं। इस माउंटेन रेंज में फैले गार्डियंस वैसे एरिया को शांत करने लगे थे, लेकिन बात साफ थी कि यहाँ पे जो बैटल हुई है उसके निशान मिटने में समय लगेगा। एक समय पे इस जगह पे मौजूद होने वाला वो ग्रैंड प्लाजा इस समय बस एक खुली हवा का मैदान रह गया था, लेकिन एक खामोशी से भरी हवा भारी होती है। मिस्टर फैंग वार्नर के चारों तरफ का स्पेस अब भी टर्बुलेंट था। उनकी किलिंग इंटेंट से भरी नजरें टिकी होती हैं जियान के ऊपर। कुछ देर में शुजुइंग अपने होठों को बाइट करते हुए बोलती, मदर जानती थी कि मिस्ट्रेस को शाओ क्लैन से कितनी नफरत है। खासकर जियान की अगर पहचान सामने आ जाती है तो उसके लिए मौत से बचना बहुत मुश्किल होगा। अफसोस की बात है कि शुजुइंग बस बोल ही पाई होती है। तभी मिस्टर फैंग वार्नर बोलती है, शोयर तुम जाओ, मैं तुम्हारे इस दोस्त से कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। शुजुइंग चुपचाप से जियान के बगल में पहुंचती है, फुसफुसाती है, तो तुम चले क्यों नहीं जाते? जियान सिर हिला के कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। अभी पूरी तरह से थक चुका होता है, लेकिन शाओ क्लैन के डिसेंडेंट होने की वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सामना जियान को करना ही होगा। शुजुइंग चिल्ला के बोलती, लेकिन ऐसे तुम मारे जाओगे। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, पर जियान तब भी शांत था। वो कहता है, लेकिन मुझे करना ही होगा। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। भले उसकी आवाज बेहद धीमी हो, लेकिन इसमें जो कामनेस छिपी होती है उसकी वजह से वर्ड भी जम जाता है। एट द सेम टाइम जियान उस मर्डर सॉरी को भी फील करता है जो उस बुढ़िया की बॉडी से रिलेट हो रहा था। मिस्टर फैंग वार्नर की सब्र का बांध टूट जाता है। वो जैसे अपने हाथ को झटका देती है, एक पावरफुल फोर्स ने शुजुइंग को दूर ढकेल दिया था। वो सीधे जियान से बोलती, लड़के क्या तुझे पता है कि ये क्या जगह है? जियान बिना किसी डर के ओल्ड वुमन की तरफ देखता है। वो एक हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, ये जगह क्या शाओ क्लैन की गार्डियंस का घर नहीं है? वो जानता था कि अगर उसने आज मामला साफ नहीं किया तो शायद उसकी जिंदगी बच नहीं पाएगी। स्पेशली गार्डियंस जैसे राजों को संभाल रहे थे। जियान को आगे बढ़ने के लिए इनकी बहुत जरूरत होती है। फैंग वार्नर की आंखों में गुस्सा फ्लैश होता है।
बादल क्रिक क्रिक रंबलिंग आवाजें साथ गड़गड़ाने लगे थे और इनकार्नेशन का हैवी और जियान के कंधों पे रख जाता है। वो बोलती है लड़के चौसा है। उसके शरीर ने थोड़ी सी दिल की रिकवरी भी करी होती है, वो भी तुरंत ही सप्रेस हो जाती है। उसकी वजह से मुंह से खून बाहर आता है। उसकी बॉडी को तुरंत ही ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के स्केल्स ढक लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। ये देख के शूजुन चिल्ला के बोलती है मदर प्लीज हमारी आज जान बच पाई, इसमें जियान का सबसे बड़ा योगदान है। शूजुन की आवाज कहाँ पर रही थी। वो कहती है अगर जियान ने उस 8 साल दूशान को रोका ना होता तो आज हम सोल पैलेस के हाथों के पपेट्स बन चुके होते। वो फैंग बांदर उसकी तरफ गुर्रा के बोलते हैं श्योर क्या तुम गार्डियंस के नियमों को भूल गई हो। हमारे सामने अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसके रगों में शाओक्लैन का खून बह रहा हो तो उसका अंजाम बस मौत है। एक्चुअली मिस्टर फैंग बांदर भी हैरान होती है कि उनकी शूजुइंग जो कि हमेशा इतनी हाई और माइटी रहती थी वो एक आउटसाइडर के लिए इस तरीके से गिड़गिड़ा रही है। उन्हें इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल सिंपल नहीं लगता। शूजुइंग दांती बीच के बोलती है मिस्टर क्या शाओक्लैन सच में उतना ही खराब है जितना आप सब लोग कहते हो। जियान भी शाओक्लैन का डिसेंडेंट है बट वो ऐसा क्यों नहीं लगता जैसा आप सबने बताया था। फैंग बांदर कहती है नहीं ये सब बस मौत के हकदार है। उनकी हथेली ऊपर उठती है। एक सोल को जमा देने वाला आईसी और सीधा जियान की तरफ झपटाता। शूर की बॉडी से वो नीली काली लेफ्ट निकलती है जो क्रिकिंग साउंड से जियान के सामने एक बैरियर को तैयार कर देती है। क्लियरली वो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन जियान से रिला के बोलता है जरूरत नहीं है। भले उसकी आंखों में थकान दिखाई दे रही हो लेकिन जैसे उसका हाथ उठता है शूजुइंग का बैरियर एक झटके में टूट जाता है। वो कहता है इस बैटल को मुझे खुद लड़ना होगा। शूजुइंग ये देख के एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इस तरीके से जियान सुसाइड की तरफ नहीं बढ़ रहा है। फैंग बांदर का वो अटैक जियान की बॉडी से 10 मीटर की दूरी पे पैर हुआ था। उसके इंटेंट के सामने जियान का पूरा शरीर जम जाता है लेकिन तभी फैंग बांदर अपनी 2 उंगलियों को वापस खींचती हैं और इनकार्नेशन रिपर्स जियान को छूती नहीं है। फैंग बांदर की हथेली में मौत का पैगाम था। कहती है लड़के तो ये डर नहीं है कि मैं तो ये यहीं पे खत्म कर दूंगी। जियान जो कि जैसे जैसे ट्रैम्बलिंग वॉइस में बोल पा रहा था वो कहता है मैं शाओक्लैन का डिसेंडेंट हूँ। मैं यहाँ पे अपने एंसेस्टर के ऑर्डर पे आया हूँ। अगर गार्डियंस और शाओक्लैन के बीच की नफरत मिटाने में मेरी जान चली जाती है तो यही सही। वही पसीने से तो जियान की पूरी पीठ नहाई हुई थी। उसे मौत की स्मेल पास से महसूस होती है। शूजिंग फैंग वानर की तरफ देख के बोलती है मदर। जब उसकी आंखों की डिटर्मिनेशन को फैंग वानर ने सेंस किया था वो समझ जाते हैं कि बच्ची कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है, इसलिए उनका धीरे धीरे वापस होने लगता है। वो जान से गुर्रा के बोलती है जहाँ से आया है वहीं चला जा वरना मैं सच में तुझे मार दूंगी। लेकिन जन डिटर्मिनेशन के साथ कहता है मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता नहीं कि गार्डियंस और शाओक्लैन के बीच में क्या हुआ लेकिन मैं अपनी ब्लड लाइन की कसम खा के कह सकता हूँ कि हमारे एंसेस्टर बेईमान या फिर क्रूअल नहीं थे। मैं यहाँ पे मरने आया हूँ इसलिए सीनियर आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार इस लड़के की हिम्मत को देख के फैंग बानर का गुस्सा वोल्केनो की तरह फटता है। वो कहती है क्या तुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे मारने की हिम्मत नहीं रखती हूँ। तू जानता भी है तेरे शाओक्लैन के एंसेस्टर्स ने हम गार्डियंस के साथ किया क्या था। मैंने तुझे एक बार अपनी जान बचाने का मौका दिया लेकिन अगर तुझे सच में मौत की तलाश है तो मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगी। उनकी 2 उंगलियां प्रेस होती हैं सामने के स्पेस में। कंडेंस होता है एक आइसोल टेलिस्मैन। ये बेसिकली हवा में एक आईसी पैटर्न बन गया था जिसकी पावर दुनिया से परे थी। जैन बस इस चीज को देखता ही है कि उसके शरीर की नसें क्रैक क्रैक की आवाज साथ फटने लगती हैं। आंखों के किनारे से खून बहता है लेकिन उसके मुंह से निकलती एक तेज धाड़ की आवाज जैसे कोई घायल शेर पीछे हटने को तैयार न हो। वो अपने कदमों को फैंग वानर की तरफ बढ़ाने लगा था। ये देख के शूजिंग चीख के बोलती जियान भागो। वो फिर से अपनी डुअल होली फ्लेम्स को भेजने की कोशिश करती जियान की तरफ जैसे उसे एक पल का मौका मिल जाए। वो जानती थी कि इस लेवल का हमला एक रिइंकार्नेशन लेवल की पावर हाउस को भी खत्म कर देगा लेकिन जियान कहता है हाँ मैं शाओक्लैन का डिसेंडेंट हूँ। तुम गार्डियंस मुझे इतना नीचा दिखा रहे हो मैं कदम पीछे ले लूं ऐसा कभी नहीं होगा। क्या जब ये मौत की छाया जियान के दिल को ढकती है इसी मोमेंट में उसकी बॉडी से एक जेंटल पावर निकलती है। एक हल्की सी फ्लेम जिसमें कोई रंग नहीं था वो सुबह के सूरज की तरह उसके शरीर को कवर करने लगती है। ये फ्लेम भले ट्रांसलूसेंट हो बट इसके सामने वो टेरिफाइंग अटैक भी बीच में ही थम जाता है। जियान के सिर के ऊपर अबियर होता है एक इल्यूजरी फिगर। वो जैसे अपनी एक उंगली से इशारा करता है स्पेस में हल्की सी रिपल्स बनती हैं। वो एक जगह पे जमजू का अटैक इस तरीके से मिटता है जैसे फैंग वानर जैसे रिइंकार्नेशन भी उनके सामने बस एक छोटी सी बच्ची हो। इस डिवाइन पावर का एहसास बस डरावना नहीं बल्कि ऐसा था जैसे इसके सामने आसमान झुक जाए और दुनिया अपने रूल्स को बदल दे। वो शूजिंग जिसके चेहरे पे स्टन्ड एक्सप्रेशन अपीयर हुए थे और आंखें बिल्कुल श्रिंक हो जाती हैं। वो एक हाथ से अपना मुंह ढकती है और दूसरे हाथ से सामने इशारा करके बोलती है कि शाओक्लैन के पेट्रियार्क है। वेल इट इज अ गुड क्वेश्चन लेकिन हमें इसका आंसर नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। हमें थोड़ा मालूम पड़ेगा शाओक्लैन और गार्डियंस के बीच की नफरत के बारे में स्पेशली किस तरीके से इस पूरे मामले को निपटाना है। मुझे लगता है अगले पार्ट में उसका हल भी निकल ही आएगा लेकिन मजा खूब आने वाला है। वैसे क्या आपको इस एपिसोड में मजा आया हमें कमेंट्स में लिख के बताओ। अगर कोई सुझाव या फिर सवाल हो तो उन्हें भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। वही पे जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है उनके लिए चैनल की मेंबरशिप ओपन है। अब हमारी प्रीमियम कम्युनिटी
कम्युनिटी को ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। सो इस पार्ट के लिए इतना ही, हमारा मिलना हुआ नेक्स्ट एपिसोड में।